हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आज के इस वीडियो में आपसे भारत के ग़ुलाम होने और फिर दूसरे पार्ट में भारत की आज़ादी के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी, स्थान कालीकट। जब जमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा पहुंचा था, ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने ही जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए यूरोप पुर्तगाल से भारत पहुंचा था। 1498 ईस्वी था और उसके आने के बाद उसकी भव्य स्वागत की गई थी। जमोरिन ने विदाई के समय बहुत सारा धन संपत्ति आभूषण देकर विदा किया। वास्को डी गामा के आने से भारतीय व्यापार में एक नया उछाल आया था। आपको इसका कारण भी मैं समझाना चाहूँगा। दरअसल जब भारत से यूरोपियन सामान ले जाते थे तो बहुत सारे बिचौलिए उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देते थे। खास करके भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की होते हुए यूरोप सामान जाता था, तो एक ही सामान का दाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा महंगा वहाँ बिकता था। तो यूरोपियन लोगों को लगा कि क्यों नहीं हम भारत से डायरेक्ट बिजनेस करें और व्यापार करें। कोई ऐसा रास्ता हो कि हमें बीच में पड़ने वाले इन देशों को टैक्स न देना पड़े। सिर्फ टैक्स देने की बातें नहीं थी, कई बार यूरोपियन के जो सामान होता था रास्ते में लूट लिए जाते थे। क्योंकि हिमालय पहाड़ से पार करके कई जंगलों से होते हुए उन्हें जाना पड़ता था, तो रास्ते में जो दस्यु होते थे, जो लुटेरे होते थे, वो उनके सामानों को लूट लेते थे। ऐसे में उन्हें बड़े ही खतरे से ले जाना पड़ता था। इसलिए उस समय इतने साधन भी नहीं थे, रेल, ट्रेन, बस सब कुछ नहीं चलते थे। ये जानवरों पर लाद करके सामानों की ढुलाई होती। ऐसे में यूरोपियन लोगों को लगा कि क्यों नहीं भारत आने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि इन देशों की से पार होना ना पड़े। तो सबसे पहले स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस भारत का रास्ता ढूंढने निकला, लेकिन वह भारत के बजाय वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ को ही भारत समझ बैठा। लेकिन उसके बाद वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते, यानी पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन होते हुए केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। तो इस तरह से भारत आने के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की थी और वो इतिहास में अमर हो गया। वास्को डी गामा के बाद, पुर्तगाल के बाद फिर स्पेनिश भारत आए, यानी डच भारत आए। उसके बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारत में उसने 1608 ईस्वी में सबसे पहले उस समय के भारत के बादशाह जहांगीर के दरबार में उनका राजदूत पहुंचा। लेकिन 1615 ईस्वी सर जॉन हॉकिंस जहांगीर से फरमान जारी करवाने में सफल रहा और जहांगीर के दो फरमान जारी किए थे जहांगीर ने, और जिसके बदौलत भारत में व्यापार करने की इजाज़त उनको मिली थी। पहली सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली और उसके बाद भारत के व्यापार में काफ़ी तरक्की हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई। इस तरह से डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये सारे देश की कंपनियों के भारत आने से भारत को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। यहाँ के कंपटीशन के कारण यहाँ के सामान के दाम काफ़ी अच्छे दाम मिल रहे थे और पूरा यूरोप का सोना से भारत भर रहा था। लेकिन यूरोप कंगाल हो रहा था। जहाँ भारत समृद्ध होता जा रहा था, यूरोप कंगाल होता जा रहा था। यही वो समय था जब शाहजहाँ ने भारत में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया। आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और न जाने कितने सारे बिल्डिंग्स बनाए, शहर का बसाया, शाहजहानाबाद जिसे शहर बसाया। लेकिन जब तक औरंगजेब भारत में रहा
किसी की दाल नहीं गली। लेकिन इस दौरान ये जो चारों कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली और जो डच की कंपनियां थी, इनके बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा होने लगी। सब कंपनी व्यापार पर अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि सिर्फ वही व्यापार करें और यूरोप के बाकी सभी कंपनियां वहां से भाग जाएं, क्योंकि उससे उनको घाटा हो रहा था। यहाँ के व्यापारी को, यहाँ के कारीगरों को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन यूरोपियों के काफ़ी महंगे सामान खरीदने पड़ रहे थे। यूरोप में भी कंपटीशन के कारण उनको सस्ते दाम पर बेचना पड़ रहा था। इस आपसी प्रतिस्पर्धा में पहले पुर्तगाली और डच पिछड़ गए। बाद में 1741-42 से लेकर के 1763 ईस्वी तक कार्नेटिक वार हुआ। इस कार्नेटिक वार में जो फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चला, अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हरा करके भारत के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और तरह से पूरे भारत पर उनकी मोनोपोली स्थापित हो गई। इसके बाद आज से लवरेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, मद्रास और कोलकाता में किलेबंदी करनी शुरू कर दी, अपने सेना का गठन करना शुरू कर दिया। तो उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। सिराजुद्दौला को जब ये लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री की स्थापना कर रहा है, मिलिट्री संगठित कर रहा है, किलेबंदी कर रहा था, सेंट फॉर्ज का निर्माण किया था, किला का निर्माण किया था, तो इससे सिराजुद्दौला का शक गहरा गया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप अपनी इस गतिविधियों पर विराम लगाओ, आपको किलेबंदी की क्या ज़रूरत है, आपको सेना रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अंग्रेज़ों की मंशा तो कुछ और थी। अंग्रेज़ों ने जो सिराजुद्दौला का दामाद था मीर जाफ़र, जो उसका सेनापति भी था, उसको अपनी ओर मिला लिया कि मैं तुमको नवाब बना दूंगा, यह कह करके। और फिर जो 1757 ईस्वी में इन 1757 पलासी वार बाई फाउट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, इसमें सिराजुद्दौला की सेना नहीं लड़ रही थी, जो मीर जाफ़र ने उनको लड़ने की आदेश नहीं दिया। तो सिराजुद्दौला के ही कुछ सैनिक और सिराजुद्दौला लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और भारत में सबसे पहली बार 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हराया भारत का सबसे बड़ा राज्य का नवाब। उस समय बंगाल में आज के पूरा बांग्लादेश, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये सभी एक ही राज्य हुआ करते थे और भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। इस दौरान जब सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना, तो मीर जाफ़र को कहा गया कि अब मैं बिना टैक्स दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आपको भारत के व्यापारियों से टैक्स लेना है और हम बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बदौलत भी वो नवाब बना था, इसलिए उसको ये मानना पड़ा। साथ ही युद्ध का खर्चा भी उसने वसूला। इससे भारत के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। भारत के सामान महंगे हो रहे थे, क्योंकि टैक्स देना पड़ रहा था और उनको सामान पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, इसलिए उसके सामान सस्ते थे। तो भारत का जो कारीगर था, जो व्यापारी हो रहा था, उनकी दुकानें बंद हो रही थी, उनके काम बंद हो रहे थे, वे मजबूर हो गए थे खेतिहर मजदूरी करने के लिए। और स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को फिर जो सालाना 1 लाख रुपए देने का वचन दिया था, वो देने में सक्षम नहीं होता है। तो उसने मीर जाफ़र को हटा करके फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। लेकिन मीर कासिम बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत योग्य, बहुत समझदार व्यक्ति था। वह पहले दिन से जानता था कि जो हमारे ससुर का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। इसलिए उसने शुरू से ही अपनी इस बात को समझते हुए कार्रवाई शुरू की। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए वो पहले से ही मंशा बना रखा था। उसने मुर्शिदाबाद, जो बंगाल की उस समय राजधानी होती थी, वहाँ से राजधानी को हटा करके मुंगेर को बंगाल की राजधानी बना दिया और मुंगेर से शासन करना शुरू किया। चूँकि मुंगेर एक ऐसा जगह है जहाँ 3 तरफ से नदियाँ संभवतः घिरी हुई है और सुरक्षित जगह था और कलकत्ता से काफ़ी दूरी पर था, जहाँ से अंग्रेज़ों को आक्रमण करने में आसानी नहीं थी। मुर्शिदाबाद कलकत्ता से नज़दीक था, जहाँ पर कब्जा करना आसान था। दूसरी तरफ
मीर कासिम ने बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में स्थापित की। वो जानता था कि हमको युद्ध लड़ना है, युद्ध में हमको बंदूक गोला बारूद की ज़रूरत होगी। और उसने वो ये भी जानता था कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए लोहा को काटता है, इसलिए अंग्रेज़ों के जो दुश्मन है उसका साथ लेना होगा। उसने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांसीसियों को बुलाया। इससे अंग्रेज़ चिढ़ गए और उन्होंने अपना एक संदेश वाहक राजदूत जिसका नाम एलिस था उसको मीर कासिम के दरबार में भेजा और फिर मीर कासिम से कहा कि तुमने जो भी सुधार किए हैं उन सबको बंद करो, यहाँ के जो व्यापार हैं उनसे टैक्स लेना शुरू करो, बंदूक की फैक्ट्री बंद करो, फ्रेंच को भगाओ और नहीं तो हम तुमको हटा देंगे। ये बात मीर कासिम शुरू से जानता था कि उसको लड़ना पड़ेगा अंग्रेज़ों से, तो वह उसको गिरफ्तार कर लेता है और फिर युद्ध शुरू हो जाती है। और ये 1764 ईस्वी की बात है। 1764 ईस्वी में वहाँ से लड़ते हुए मीर कासिम पटना तक जीतते हुए आता है। लेकिन पटना में जब मीर कासिम की सेना और अंग्रेज़ों की सेना में युद्ध होता है तो इसमें मीर कासिम की सेना को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि मीर कासिम बहुत ही समझदार आदमी था। वो जानता था कि जान बचे तो लाखों पाए, तो जान बचा करके वो भागने में ही अपनी सफलता समझी और वो वहाँ से युद्ध क्षेत्र से भाग करके प्रयागराज इलाहाबाद चला गया, जहाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत के बादशाह शाह आलम संयोगवश थे और मिल करके मीर कासिम उनसे कहा कि ये अंग्रेज़ एक दिन एक एक करके पूरे भारत के सभी लोगों को हराएगा, सभी राजाओं को हराएगा, इसलिए हमको अभी इसी समय इसको ख़त्म कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन सबको पछताना पड़ेगा। ये बात भारत के बादशाह शाह आलम और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को समझ में आई और तीनों ने संयुक्त सेना लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए चल पड़े। बिहार के बक्सर नामक जगह में अंग्रेज़ों की सेना और भारत के इन तीन शक्तियों की सेना, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत के बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना के साथ भिड़ंत हुई। इन तीनों के पास लाखों सैनिक थे और अंग्रेज़ महज 1000 से भी कम सैनिक थे। ये युद्ध था जिसमें कोई कंस्पायरेसी नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं था। अंग्रेज़ अपनी वीरता, अपनी रणनीति कौशल और अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उनके कारण उन्होंने इन तीनों की बड़ी सेना को हराई। 1764 में लड़ी जाने वाली ये जो युद्ध था जिसमें भारत के तीनों बड़ी शक्तियों, भारत के बादशाह, अवध के नवाब और मीर कासिम को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता एक तरह से सिद्ध हो गई। ये जो इतिहास का वो पन्ना है वो भारत के में अंग्रेजी राज्य के लिए को स्थापित कर दिया और अब अंग्रेज़ डायरेक्टली भारत से शासन करना शुरू कर दिए। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसके बक्सर की लड़ाई के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, क्या क्या इसके परिणाम हुए और फिर किस तरह से अंग्रेज़ों ने आने वाले 100 सालों में 1757 में पहली लड़ाई लड़ी गई और 1857 में पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में विद्रोह हुआ जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उसकी कहानी, पूरी कहानी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।